साप्ताहिक विमर्श के इस अंक में दो प्रश्न हमारे सामने हैं जो मेरी स्क्रीन पर आए हैं। एक अस्मिता का सवाल है और दूसरा निशांत सिंह का सवाल है। अस्मिता ने प्रश्न पूछा है कि पहले मैं प्रश्न का भाव बता दे रहा हूं, फिर आपको प्रश्न पढ़कर भी बता दूंगा। कई बार प्रश्न जो सीधा पूछा गया वो आपके समझ में हो सकता है सीधे, बिना भाव बताए ना आए। भाव उनका ये है कि सांसद जो होते हैं वो तो एक तरीके से जनसेवक हैं। सबसे बड़ी संस्था जो संसद है, जिसके बनाए कानून से पूरा देश चलता है, उसके सदस्य हैं। इनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की क्या जरूरत है? इनके संसदीय विशेषाधिकार जो हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं इनके, उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए। इनको भी एक स्कूल के बच्चे की तरह साधने की अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या ये उचित है? तो इनका सवाल बेसिकली ये है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के कोडिफिकेशन के लिए, उसके एथिकल कोडिफिकेशन के लिए क्या रैशनल हो सकता है? सांसदों के संसदीय विशेषाधिकारों को भी नियमबद्ध करने या उसको कोडिफाई करने का क्या औचित्य हो सकता है ना? अब जो ये सवाल है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले, फिर निशांत सिंह का दूसरा सवाल लेंगे। निशांत का जो दूसरा प्रश्न है उसमें उन्होंने गांधी पर सवाल पूछा है, उसको देखेंगे। तो चलिए पहले सवाल से डिस्कशन करना शुरू करते हैं। कोडिफिकेशन की जरूरत क्यों होती? उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों बात, पॉसिबल एथिकल रीजंस की अगर बात करोगे, देखो दो तरह के एथिक्स है। एक एथिक्स है जो एथिक्स ऑफ कंप्लायंस है, और एक एथिक्स है एथिक्स ऑफ कॉन्शियंस। एक में हम मानते हैं जैसे गांधीयन एथिक्स है, गांधीयन एथिक्स एथिक्स ऑफ कॉन्शियंस है, अंतरात्मा की आवाज वाली नैतिकता है। उसमें किसी चीज को कोडिफाई नहीं करना है। आदमी को तुम बाहर से कितना भी सिखा दो, अगर उसके अंदर बेईमानी भरी हुई है तो तुम उसको कोड सिखा के नैतिक नहीं बना पाओगे। जैसे हम लोग क्लास लेते हैं एथिक्स की, सपोज करो 70 दिन एथिक्स पढ़ाते हैं, 60 दिन एथिक्स पढ़ाते हैं जो स्टूडेंट्स को, इनमें से जो आईएएस बन जाएंगे क्या वो नैतिक होंगे? गांधी कहेंगे नहीं। तुम्हारे इतना कोड पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी लोग नैतिक नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें अंतःकरण की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ कॉन्शियंस नहीं है। गांधी मानते किसी आदमी को कभी भी बाह्य स्रोतों से नैतिक बनाया ही नहीं जा सकता। आदमी नैतिक हमेशा अंदर से बनता है। इसलिए गांधी ने धर्म का इतना समर्थन किया था। उनका मानना था कि जब तक आप कोई नया मॉडल अंतःकरण को डेवलप करने का ना बना लें, तब तक धर्म से सभ्यता को वंचित मत कीजिए। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज है जो अंतःकरण से आदमी मानता है। अगर धर्म ने कह दिया कि इस दिन उपवास करना है, रोजा रखना है, तो मुसलमान तर्क नहीं लगाता कि रोजा क्यों रखें, वो रख देता है, रोजा भूखा रहता है पूरे दिन। तो गांधी एक तरीके से क्या मानते हैं? अंतःकरण फेथ पर चलता है। अगर आपको फेथ है तो तर्क हो चाहे ना हो, आप वो आचरण करेंगे। अभी भी देखो बहुत सारे हिंदू मकर संक्रांति को, मौनी अमावस्या को, पूर्णिमा को नहाने जाते हैं नदियों में। कोई लॉजिक है क्या उसके पीछे? कुछ नहीं। क्या है? फेथ। तो एक एथिक्स है एथिक्स ऑफ फेथ, एथिक्स ऑफ कॉन्शियंस। इस एथिक्स में जो फेथ वाला एथिक्स है, कॉन्शियंस वाला है, इसमें अगर मान लो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस जा रहे हैं आजकल, उनकी डेमोक्रेसी में फेथ हो, जैसे आदमी की धर्म में फेथ होती है, वैसे मान लो पार्लियामेंटेरियंस की संसद में, पार्लियामेंटेरियंस की लोकतंत्र में, उनकी हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो? फेथ हो। तो जैसे एक धर्म का आदमी कभी एक अगर ईश्वर का आराधक है, वो कभी मूर्ति को पैर नहीं मार सकता। मुसलमान कभी मस्जिद की बेइज्जती नहीं कर सकता फेथ के कारण। ठीक वैसे क्या होगा? तब ये जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे, लेजिस्लेचर होंगे, जो हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स होंगे, ये संसद में जब घुसेंगे तो उनके लिए वो टेम्पल और किसी मूर्ति की तरह पवित्र होगा।
और उनको कोई कोड बताने की जरूरत नहीं तुमको। अपने आप क्या करेंगे वो, उसकी पवित्रता का ध्यान रखेंगे। एक एथिक्स ये है। तब इस तरीके से अगर तुम देखो तो कोडिफाई करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम उन लोगों को पार्लियामेंट तक पहुंचाएं जिन लोगों की पार्लियामेंट्री सिस्टम में फेथ है। अब अगर तुम क्रिमिनल्स को पहुंचा रहे हो पार्लियामेंट में, तुम कास्टिस्ट लोगों को पहुंचा रहे हो, तुम फंडामेंटलिस्ट लोगों को पहुंचा रहे हो, तुम जो कम्युनल लोग हैं उनको पार्लियामेंट पहुंचा रहे हो, तो उनकी डेमोक्रेसी में फेथ कहां है? तब अगर तुम ऐसे लोगों को पहुंचा दे रहे हो पार्लियामेंट में जिनकी पार्लियामेंट में, जिनकी डेमोक्रेसी में, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में फेथ नहीं है, तब तुमको एक्सटर्नल कोड की जरूरत पड़ती है। तब दूसरा एथिक्स आता है कि देखिए लोग तो नैतिक नहीं है, तो उनको नैतिक बनाने का तरीका तब क्या है? जैसे कानून होता है, लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम क्या मान के चलता है? लीगल सिस्टम मान के चलता है कि आदमी जो है वो नैतिक नहीं है, इसको कानून से बांधो तभी यह नैतिक आचरण करेगा। उसी तरीके से अगर आप ये मानते हैं कि पार्लियामेंट जो हमारा है उसके जो मेंबर्स हैं अब वो नैतिक नहीं रह गए, उनमें जिस सिस्टम में वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनके मन में जो फेथ होनी चाहिए वो गायब है, उनमें कॉन्शियंस की प्योरिटी नहीं रह गई, अंतरात्मा की शुद्धता नहीं रह गई, तब आप एक्सटर्नल कोड लेके आइए और एक्सटर्नल कोड ले आके उनको कोडिफाई करके उनको नैतिक बनाने की कोशिश कीजिए। तो अब अगर आपका पहला सवाल जो मैंने इसका हिस्सा समझा, सर व्हाट वुड बी द पॉसिबल एथिकल रीजंस फॉर नीड फॉर कोडिफिकेशन, तो मैंने प्रिविलेज शब्द को भी हटा दिया है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। मैंने सिर्फ इसकी बात की कि किसी भी एथिकल किसी भी सिस्टम के एथिकल कोडिफिकेशन के लिए क्या रीजन हो सकता है। उसका रीजन यही होता है, कोड आप तब बनाते हैं जब आप मानते हैं कि कोई इंटरनल जो सैंक्शंस हैं, आंतरिक दबाव, सैंक्शंस को दबाव कहते हैं, आंतरिक दबाव जो हमारे हैं जो नैतिक बनाते थे वो काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमको बाह्य दबाव की जरूरत है। तो कोडिफिकेशन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का हो या किसी चीज का हो, वो तब बनाया जाता है जब आप ये मान लेते हैं कि आंतरिक तरीके से काम नहीं होगा, हमको बाह्य दबाव के द्वारा या बाह्य कोडिफिकेशन के द्वारा क्लियर कट बताना पड़ेगा कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। तो ये रीजंस हैं। उसके संदर्भ में तुम्हारा कुछ और अगर इसमें क्वेश्चन का मीनिंग रहा हो तो लोग मिसयूज करते हैं। अगर उनका कॉन्शियंस प्योर होगा, क्लियर होगा, तो सरदार पटेल को किसी को बताने की जरूरत नहीं थी कि तुम पार्लियामेंटेरियन हो, तुमको अपने प्रिविलेज को मिसयूज नहीं करना है। वो मिसयूज करते ही नहीं, तो उनको कोड बताने की जरूरत ही नहीं थी। संसद में अगर नेहरू होते तो नेहरू को कोड बताने की जरूरत ही नहीं होती कि आप पार्लियामेंट के प्रिविलेज का मिसयूज मत कीजिएगा, करते ही नहीं। जैसे मान लो मैं इसमें से तमाम जो स्टूडेंट बैठे हैं इनसे कह दूं कि आपको किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि आप हत्या मत कीजिएगा, आप हत्या करेंगे नहीं। लेकिन अगर आप मानते हो कि नहीं, ऐसा कोई क्राउड है, ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बात को नहीं सुनेंगे, अब ये कोई नेहरू और पटेल और राजगोपालाचारी और कामराज इनकी पार्लियामेंट नहीं है, तब आप समझते हैं कि फिर इसकी कोडिफिकेशन की जरूरत है। इसीलिए शुरुआत में जब हम आजाद हुए तो हमारे ऊपर ना गांधीयन एथिक्स का बड़ा प्रभाव था, इसलिए हमने बहुत सारी चीजों को कोडिफाई नहीं किया, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन से तपे हुए नेता जो निकले थे फ्रीडम स्ट्रगल से, हम ये मान के चल रहे थे कि वो सब खुद से आत्मनियंत्रित हैं, स्वराजी हैं, उनको बाहर से कोड बता के साधने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमारा ये लिबरलिज्म आया, इकोनॉमी ओपन हुई, इकोनॉमी में पैसा बहुत आया, नेक्सस बना पार्लियामेंटेरियंस का और बिजनेस टाइकून्स का, फिर बाद में खुद इंडस्ट्रियलिस्ट चुनाव लड़ने लगे, फिर क्रिमिनल्स भी आ गए, बाजार आया तो अपने साथ तमाम बुराइयां लेके आया। उससे पार्लियामेंट में क्रिमिनल एलिमेंट्स, उससे तमाम जो व्यवसायी हैं वो संसद पहुंचने लगे। तो अब पार्लियामेंट जो है उसका जो जन सेवा वाला स्वरूप था कि जनता की सेवा करने के लिए लोग यहां आते थे, वो नष्ट हो गया। इससे कोडिफिकेशन की जरूरत है। कमलेश्वर चौबे का सवाल है, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ
करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज करेक्ट अंडरस्टैंडिंग? गांधी के सेंस में चूंकि क्वेश्चन है ये, एंगर एंड इंटॉलरेंस आर द एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। इसमें दो शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एक है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है एनिमीज ऑफ करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। सही समझ और सही समझ के दुश्मन। दुश्मन गांधी ने कहा दो हैं सबसे बड़े, इसको आप दो नजरिए से देखिए। गांधी में सारी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग कहां से आती है? गांधी में सारी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग आती अंदर से, अभी अभी बताया कॉन्शियंस से, अंतरात्मा से। अंतरात्मा से आदमी जब शुद्ध होता है, प्योर होता है, तो सही निर्णय लेता है। अब जरा बताइए एंगर कैसा है? एंगर कहां से, उसका सोर्स क्या है? एंगर का सोर्स अंतरात्मा नहीं, एंगर का सोर्स बाहर है। जब हम गुस्सा होते हैं, क्रोध होता है, तो क्रोध किसके प्रति होता है? दूसरे के प्रति। वो ऑब्जेक्ट है बाहर। इसका मतलब एंगर का सोर्स हमेशा एक्सटर्नल होता है। तो जब हम एंगर की तरफ जाते हैं तो हम कॉन्शियंस से ड्रिवन नहीं होते, हम आउटसाइड जो सराउंडिंग है, स्पेस टाइम ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे ड्रिवन होते हैं। और वो पूरा इथिक्स उलट गया। आपको निर्णय अंदर से लेना था और निर्णय आप बाह्य परिस्थितियों के आधार पर ले रहे हैं, तो आप करेक्ट अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंचेंगे। गांधीयन सेंस में इसका मतलब ये है। दूसरा गांधी ने कहा सत्य सही समझ के लिए जरूरी है, और सत्य के लिए गांधी ने दो पैरामीटर बताए। सत्य के लिए बताया न्याय, और न्याय के लिए बताया प्रेम। सबसे सही निर्णय कौन सा है? जो सत्य है। सत्य का पता कैसे चलेगा? जो न्याय है। और न्याय का पता कैसे चलेगा? जिसमें प्रेम है। बिना प्रेम के आप कभी न्याय कर ही नहीं सकते। न्याय के दो मॉडल हैं, एक निष्पक्षता वाला है और दूसरा प्रेम वाला है। मुझे अगर मान लो दलितों के साथ अन्याय हो रहा है और मुझे दलितों के साथ न्याय करना है, तो गांधी का मॉडल क्या होगा? जब तक आपके मन में दलितों के प्रति प्रेम नहीं होगा, तब तक आप न्याय नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से फोन बज रहा, तो जब आप एंगर में जाते हो तो प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम खत्म होगा तो न्याय खत्म होगा, और न्याय खत्म होगा तो सत्य खत्म होगा, और सत्य खत्म होगा तो सही समझ खत्म होगी। दूसरा आधार है एंगर से मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे पैदा होती है। तीसरा आधार एंगर से कैसे, चूंकि हम अभी सामान्य आपकी समझ जो है गांधी के सेंस में उसको बता रहे हैं। एक ये गड़बड़ी भी है सवाल में कि गांधी को मैंने पढ़ाया नहीं आपको ठीक से। गांधी पढ़ा देता तो ये सवाल आपके और हल हो जाते। तीसरा गांधी की शर्त है कि जो सही अंडरस्टैंडिंग है वो स्वराज से आती है। सही अंडरस्टैंडिंग आती है सत्य से, सही अंडरस्टैंडिंग आती है स्वराज से, सही अंडरस्टैंडिंग आती है न्याय से। स्वराजी आदमी कौन होता है? स्वराजी आदमी वो होता है जो आत्मनियंत्रित होता है। और गांधी ने कहा कि आत्मनियंत्रित आदमी जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, जिसमें कोई लालच नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, और लालच और स्वार्थ नहीं तो उसमें हिंसा नहीं है, एंगर नहीं है। इसलिए वो आदमी सही निर्णय ले सकता है। इसका मतलब जिसमें हिंसा है, जिसमें एंगर है, वो स्वराजी नहीं है, और स्वराजी नहीं तो सही निर्णय नहीं ले सकता। ये गांधीयन सेंस में तीन आपको मैंने पैरामीटर बताए। अब जनरल तरीके से समझिए इसको, एंगर कैसे सही निर्णय खत्म करता है। सही निर्णय वो होता है इसमें विकल्प हो कई, और कई विकल्पों पर सोच विचार कर आप सारे विकल्पों के प्रॉस कॉन समझकर तब एक विकल्प की मेरिट के आधार पर जब निर्णय लेते हैं तो निर्णय सही होता है। जरा आप बताइए कि जब आप क्रोध में होते हैं तो आपके पास विकल्प एक से ज्यादा होते हैं या एक से कम? जब आप क्रोध में होते हैं तो आपके पास विकल्प एक होता है, और जब विकल्प आपके पास एक होता है तो इसका मतलब है कि आपने कोई तुलना की ही नहीं, आपने कोई कंपैरिजन किया ही नहीं। आप एक ही विकल्प जानते थे, उसी पर आपने निर्णय ले लिया, या एक ही विकल्प के ग्रिप में थे आप, उसी के चंगुल में थे क्रोध में, उसी पर आपने निर्णय ले लिया, इसलिए आपका निर्णय गलत होगा।
निर्णय सही होने की शर्त है सभी विकल्प, जितने संभव विकल्प हैं, सब पर विचार करके निर्णय लेना। क्रोध में जो आदमी होता है वो केवल एक विकल्प पर ही सोचकर निर्णय लेता है। ये जो आधार है, इससे आप इसको समझ सकते हैं गांधी एंगर को कैसे। अब इसी से जोड़ लीजिए इंटॉलरेंस को। इंटॉलरेंस में भी यही बात लागू होगी। इंटॉलरेंस भी जब होगा तो प्रेम नहीं है। अगर आप दूसरे की बात को सहन ही नहीं कर सकते, इसका मतलब आप दूसरे से घृणा करते हैं। घृणा करते हैं तो प्रेम नहीं, प्रेम नहीं तो न्याय नहीं, सत्य नहीं। इसलिए यह भी सही निर्णय तक नहीं पहुंचने देगा। इनटॉलरेंस होगा तो उसमें विकल्प कम हो जाएंगे। फिर से देखो, जो इनटॉलरेंट आदमी होता है उसका विकल्प कितना होता है? अपनी ओपिनियन के अलावा किसी दूसरे की नहीं सुनना चाहता। और निर्णय लेने के लिए क्या चाहिए? एक ओपिनियन या मल्टीपल ओपिनियंस? मल्टीपल ओपिनियंस की स्टडी भी तुमसे पूछा जाता है तो क्या कहा जाता है? कौन सा विकल्प चुनोगे? कौन से विकल्प संभव हैं? इसलिए ये जो इनटॉलरेंस है, ये हमारे विकल्पों की बहुलता खत्म कर देता है। विकल्पों की बहुलता खत्म होती है तो क्या होती है? फ्री विल खत्म हो जाती है, संकल्प की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। और संकल्प स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी तो निर्णय करेक्ट नहीं होगा। तो आप इसको जनरल तरीके से भी और जो मैंने 2-3 गांधी के आधार बताए उनसे भी, दोनों तरीकों से सवाल को हल कर सकते थे।